हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2020 की कक्षा 10वीं विज्ञान का। समय दिया गया है 3 घंटे, अधिकतम अंक है 80। इससे पहले की वीडियो में हम खंड अ के 1 से लेकर 16 तक पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम प्रश्न 17 से आगे पढ़ेंगे। अगर आपने प्रश्न 1 से लेकर 16 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, प्रश्न 17 से लेकर 20 तक 5 उपभाग हैं। हर प्रश्न के 5 उपभाग हैं, उनमें से कोई 4 उपभाग ही करने हैं और यह जो प्रश्न है वह सभी MCQ बेस्ड हैं। प्रश्न 17 1 से लेकर 17 5 तक अब हम करते हैं। इससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पोषण की प्रक्रिया के दौरान खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और यह ऊर्जा जो है यह ऑक्सीजन के अलावा या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पन्न करी जाती है। यह ग्राफ एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन डायग्राम दे रखा है। ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद यह 3 स्थिति में ऊर्जा देता है। पहला, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। इन तीनों स्थिति में सबसे अधिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, उससे कम ऊर्जा मांसपेशियों में बनती है और सबसे कम ऊर्जा ईस्ट में बनती है। तो चलिए अब 17 1 से लेकर 17 5 तक के सभी प्रश्न करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इनमें से कोई 4 ही करने हैं। यह पहला प्रश्न है, विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने वाले 2 तरीकों के नाम लिखिए। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 2 तरीके से होता है। एक है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। 17.2 में पूछा गया है, अवायवीय श्वसन में देखी जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। अवायवीय श्वसन में यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ऊर्जा का विमोचन होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये BCD सही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन C सही हो जाएगा, केवल BCD। 17 के 3 में पूछा गया है, मांसपेशियों में थकान होती है। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में जब थकान होती है तो हम उसे कहते हैं क्रैम्प्स पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि प्लेयर्स दौड़ रहे होते हैं और वह अचानक से एक पांव को सीधे करके दौड़ जाते हैं। इसका अर्थ है उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, यानी उनकी जो वह मसल्स हैं उन्होंने ज्यादा वर्क किया बिना ऑक्सीजन के, तो अवायवीय श्वसन में यह खिंचाव आता है, तो लिखेंगे अवायवीय श्वसन। प्रश्न 17 का चौथा पार्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए शरीर को जब दिल और फेफड़े पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं प्रदान करते तो वे आराम से सांस लेते हैं ताकि ग्लूकोज को विघटित किया जा सके। लेकिन ध्यान रखें, जब वायु यानी ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर जो प्रोसेस होती है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 में हमें 2 चीजें दे रखी हैं, एक संयोजकता और परमाणु आकार। संयोजकता कहते हैं जब किसी तत्व में उसके बाहर के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे हमें पता लगता है संयोजकता क्या होती है। परमाणु आकार, परमाणु के नाभिक से लेकर आखिरी कक्ष तक जो दूरी है उसको हम परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। 18 के पहले पार्ट में पूछा गया है, परमाणु संख्या 12 में मैग्नीशियम और परमाणु संख्या 16 में सल्फर प्रेजेंट है, तो उनकी संयोजकता क्या होगी? देखिए 12 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 282 होगा और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 286। देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आखिरी में प्रेजेंट है। यह मैग्नीशियम चाहेगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए जाएं तो इसकी संयोजकता 2 होगी और यहाँ पे सल्फर के पास आखिरी में 6 है तो सल्फर ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए जाएं, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता फिर से 2 हो जाएगी। तो इन दोनों की संयोजकता 2 और 2 होगी, तो ए उत्तर सही हो जाएगा, 2 और 2। 18वें का दूसरा प्रश्न है, किसी आवर्त के तत्व और उनकी परमाणु संख्या दी गई है। देखिए यह तत्व दे रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। परमाणु संख्या दे रखी है 3 4 5 6 7। अब यहाँ पूछा गया है तत्वों की संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था
तत्वों की संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तत्वों की संयोजकता उस तत्व के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इससे पता किया जा सकता है। तो हम चुनते हैं यहाँ पर तत्वों की बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमें ज्ञात कर सकते हैं कि तत्वों की संयोजकता कितनी है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। 18वें का तीसरा पार्ट है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता। अब कोई समूह की बात करें तो उसमें ऊपर से नीचे जाने की ओर संयोजकता क्या होगी, यानी वैलेंसी क्या होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर है 281 और यहाँ पर है 21। तो ये हो गया हमारा लिथियम, ये हो गया हमारा सोडियम। लिथियम और सोडियम में ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी जो वैलेंसी है वो 1 और 1 है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा समान रहती है। 18 का चौथा है, यह बहुत आसान प्रश्न है। दूसरे आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है। ये तत्व दिए गए हैं और यह परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में दी गई है। ये बोरोन है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन, लिथियम और कार्बन। बोरोन का 88, बेरिलियम का 111, ऑक्सीजन का 66, लिथियम का 152 और कार्बन का 77। तत्वों की परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे कम परमाणु त्रिज्या है ऑक्सीजन की, उसके बाद है कार्बन की, उसके बाद हम लिखेंगे बोरोन की, फिर बेरिलियम की और आखिरी में लिथियम की। तो इस आवर्त सारणी में अगर हम लगाएंगे तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम और लिथियम। थोड़ी स्पीड ज्यादा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा इसको पीछे जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं आए तो। अगला प्रश्न 18वें का 5 ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। ग्राफ में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस पीरियड। पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट से राइट। सो लेफ्ट से राइट वाले को यहाँ चुन लेंगे, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं। अब पूछा गया है ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। बाएं से दाएं जब जाते हैं तो यह एटॉमिक रेडियाई देखिए नीचे की तरफ घट रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा लिखा हुआ है कि परमाणु त्रिज्या घटता है। तो यहाँ पे लिखा है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की संरचना के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे आई पीस। इस ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे उत्तल लेंस है और इससे बड़ा आई लेंस यहाँ पे ये भी उत्तल लेंस दे रखा है। इस उत्तल लेंस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा और बड़ा बन रहा है। यह जो प्रतिबिंब बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसको एक ऑब्जेक्ट मान के आई पीस एक उससे भी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है हमारे आई के सामने आई पीस। अब इसके सवाल करते हैं। पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता दी गई है। तो इस प्रकार के लेंस हमने लगाए थे, एक यहाँ लगाया था और एक यहाँ पे लगाया था। तो यह दोनों लेंस जो हैं वो उत्तल लेंस हैं। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी जो आगे लगाया गया था छोटा और यहाँ पे बड़ा, इस छोटा लेंस में क्या खूबी थी। तो हम लिखेंगे यह छोटा लेंस की फोकल लेंथ जो थी वह कम थी लेकिन इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी, यानी पावर ज़्यादा थी। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे चुनेंगे कम फोकस दूरी एवं अधिक क्षमता। तो ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। वास्तविक मतलब इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, उल्टा बनेगा इस तरीके से नीचे की तरफ बन रहा था, और बड़ा मतलब आवर्धित। आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा, यानी इससे बड़ा बनेगा। और यह जो बड़ा बनेगा इसको फिर आई पीस इससे भी बड़ा बनाएगा सीधा। 19 का चौथा है आई पीस के लिए। जो आई पीस यहाँ पे जो बड़ा सा लेंस लिया था हमने आई पीस, और ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो आई पीस के लिए प्रतिबिंब कौन सा काम करेगा। तो यह जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह I1 इसका आई पीस के लिए कार्य करेगा। तो यह उत्तर सही हो जाएगा। प्रतिबिंब I1 वस्तु का कार्य करता है और यहाँ पे सीधी और बड़ी इमेज बनती है हमारे आईज के पास। 19वें का 5वां आई पीस। आई पीस मतलब वह लेंस जो हमारी आई के पास रहता है, एक आवर्धक ग्लास की तरह कार्य करता है। इसमें वस्तु का किस तरीके का नेचर होता है यहाँ पे लिखना है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब है कि वास्तविक नहीं होता, सीधा होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 20 में यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र दिखा रखा है बार मैग्नेट का। यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ लिखते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ से होते हुए साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय लाइनें बनती हैं। यह लाइनें जितनी ज्यादा घनी होती हैं उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, यानी इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक है, और जितनी ज्यादा दूर होती हैं उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा पोल पे है
और सबसे कम इस पोजीशन पे ए और बी पोजीशन पे है। 20वें का पहला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थों के चारों ओर जहां चुंबकीय बल कार्यरत है, हाँ ये सही है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बल है, ये भी सही है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक इसका खिंचाव दूसरे चुंबक द्वारा महसूस होता है, यह भी सही है। तो यह तीनों कथन सही है, इसलिए हम डी उपरोक्त सभी लगा देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के यह सभी उत्तर सही है, उत्तरोक्त सही। प्रश्न 20वें का दूसरा पार्ट है कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती। अब देखिए यह चुंबक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, लेकिन यह रेखा जो है किसी एक रेखा को कट करके यहाँ नहीं आती, क्योंकि यहाँ अगर कट करेंगी तो यहाँ पे कंपास नीडल दो डायरेक्शन दिखाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? दिक् सूची में दो दिशाओं को इंगित करेंगी, जो कि असंभव है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 20वें का तीसरा पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र को आपेक्षिक प्रबलता को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को कौन प्रदर्शित करता है? तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के दोनों ध्रुव पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, यानी घनत्व ज्यादा होता है। तो घनत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो इसी को हम चुनते हैं यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा, क्षेत्र रेखाओं की दूरस्था नहीं देखते, निकटता देखते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। क्षेत्र रेखाओं की लंबवत प्रति क्षेत्रफल, अब लंबवत यानी उसकी जो लंबाई है उसके प्रति क्षेत्रफल को देखा जाए तो पहला और सी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता की प्रदर्शिता को दिखाने के लिए। तो डी, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न बी का चौथा पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल कहां पर है? तो मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल टर्मिनल पे यानी ध्रुव पे होता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो और चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रबल होता है। 20वें का पांचवा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके डैश होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है चुंबक के अंदर, और नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है चुंबक के बाहर। तो हम यहाँ पे चुन लेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है चुंबक के अंदर। ध्यान देखिए कि यह वीडियो थोड़ा स्पीड में जा रही है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं अपनी स्पीड थोड़ी और स्लो कर दूंगा। Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe our channel for further learning. Thank you.